हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्लास 9th एंड क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बॉक्स बने हुए हैं और उस बॉक्स के अंदर किसी न किसी वैज्ञानिक के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनकी क्या उपलब्धि रही है साइंस में, विज्ञान में। ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जिसमें इस प्रकार के बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ देखो बॉक्स में है गैलीलियो गैलीली के बारे में इतनी सारी बातें हैं। तो ऐसे ही कई सारे बॉक्स हैं कई सारे चैप्टर्स में जो आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे 2018 के अंदर, ग्रुप डी के अंदर और 2019 के अंदर जेई के अंदर, आरआरबी जेई सीबीटी 1 के अंदर। तो आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो कि स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त से, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक शिफ्ट में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे विज्ञान के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संभावना है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कि फिर से सवाल यहाँ से पूछे जाए। जनरली इसे इग्नोर कर दिया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा भी, वो भी नहीं पढ़ते हैं और टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं। मैंने भी एनसीईआरटी के अंदर जो करवाए हुए हैं क्वेश्चंस, उसमें इन बॉक्स से मैंने सवाल नहीं बनाए हुए हैं। बस 5-6 प्रश्न मुझे अच्छे से याद है जो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अच्छे से मैंने नहीं करवाया हुआ है इस बॉक्स को। तो बस इसी कमी को हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे, पूरा करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप अच्छे से जरूर देखें और चीज़ों को याद करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले जॉन डोबेरेनर के बारे में। आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि जो डोबेरेनर थे इन्होंने दिए थे ट्राइड्स, त्रिक दिए थे। 3 त्रिक दिए थे। पहला ये है लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा ये है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम और तीसरा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कहाँ के रहने वाले थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जर्मनी के थे, केमिस्ट थे। इन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था। तत्वों के वर्गीकरण के लिए समान तरीक की खोज की। जो प्रथम लाइटर है इसके ये आविष्कारक हैं, जिसे डोबेरेनर का लैम्प भी कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें हैं जो आपको याद रखने हैं और ये ट्राइड्स याद रखने हैं। पीरियोडिक टेबल के ही अंदर आपने न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ा होगा। जॉन न्यूलैंड्स ये अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, ये केमिस्ट थे। इनके समय प्रकृति में केवल 56 तत्व थे। तो इन्होंने ये किया था कि जो भी तत्व थे उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से, खत्म किया थोरियम पे। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। सा रे गा मा पा धा नी सा, इनसे उन्होंने तुलना की। इसलिए उन्होंने इसे अष्टक सिद्धांत कहा। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद मेंडलीव या मेंडलीव, जन्म 1834 में, मृत्यु 1907 में। ये रूस के रहने वाले थे, रूसी केमिस्ट थे। इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इनकी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब देखो ये तो आप जानते ही हो कि ये सारे जो है ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है जो कोई नहीं करवाता, कोई नहीं पढ़ता। 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। ग्रुप डी 2018 के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, मतलब एग्जैक्ट यही सवाल पूछा जा चुका है। तो इनके समय में 63 एलिमेंट्स थे। इनके आवर्त सारणी में 8 समूह 6 आवर्त थे। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल, ये नाम आपने पढ़ा होगा बायो के अंदर। 1822 में इनका जन्म हुआ था, 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑस्ट्रिया के ये मैथमेटिशियन थे एंड बायोलॉजिस्ट थे। अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है इनको। मटर के पौधे पर वंशागत गुणों का अध्ययन किया था इन्होंने। आज हम जिसे जीन बोलते हैं उन्होंने इसे फैक्टर कहा था। इनके द्वारा मटर के पौधे पर प्रयोग से हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि का पता चला। उसके बाद आ जाओ डार्विन के बारे में। 1809 से लेकर के 1882 ये थे इंग्लैंड के बायोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने साहसिक समुद्री यात्रा की। इन्होंने गैलापेगोस द्वीप समूह की यात्रा की। जब इस समुद्री यात्रा से ये वापस लौट कर आए तब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत। इनका सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब इनके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद जेबीएस हाल्डेन, ठीक है, होल्डन नहीं, हाल्डेन। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में ये एक भारतीय नागरिक हो गए। तो ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ दे एग्जाम में कि वो कौन से वैज्ञानिक है निम्नलिखित में से जो थे ब्रिटिश लेकिन बाद में भारतीय नागरिक हो गए। तो वहाँ पर देखना हाल्डेन आपको दिखेगा। 1929 में इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति
जीवन की उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। मतलब इन्होंने 1929 में यह बताया कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया होगा, सबसे पहला जीव जो है पृथ्वी पर वो कैसे आया होगा। ये इन्होंने कहा कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो उस समय पृथ्वी पे मौजूद थे, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि ये सही है भी या नहीं है, इसको चेक करने के लिए बोल सकते हो 1953 में मिलर एंड उरे ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्रिश्चियन ऑस्टेड 1777 से लेकर के 1851 ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। 1820 में उन्होंने अचानक यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चीज से इन्होंने ये कहा कि भाई विद्युत और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये एक दूसरे से संबंधित हैं, रिश्तेदार हैं। इनके सम्मान में ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑर्स्टेड रखा गया है। नेक्स्ट है माइकल फैराडे 1791 से 1867 तक। ये एक अंग्रेज प्रायोगिक भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और वैद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम की खोज की। विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसे हम लोग डायनामो भी बोल देते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है जॉन डाल्टन, जन्म 1776 में इंग्लैंड के थे ये। 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था। आज के डेट में जो हम लोग तत्वों के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोडियम के लिए Na का इस्तेमाल करते हैं, तो इंग्लिश लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो एक लेटर का इस्तेमाल करते हैं या दो लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हम लोग आजकल इंग्लिश लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दिया था बर्जीलियस ने। ये कॉन्सेप्ट बर्जीलियस का है। लेकिन सबसे पहले हम तत्वों को प्रतीकों से दिखाएंगे, ये बात कही थी जॉन डाल्टन ने। इन्होंने देखो ये सारे प्रतीक दिए थे, हाइड्रोजन का, फास्फोरस का, कॉपर का, गोल्ड का। तो एक बार इसको भी आप अच्छे से देख लेना, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जे थॉमसन यानी कि जे थॉमसन 1856 से 1940 इंग्लैंड के थे ये। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिसके कारण 1906 में इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद है रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड 1831 से 1937। ये थे न्यूजीलैंड के, ये थे भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक। इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता था। परमाणु में इन्होंने नाभिक की खोज की थी, जिसके कारण 1908 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है नील्स बोर डेनमार्क के थे ये भी फिजिसिस्ट थे। परमाणु के संरचना पर योगदान के लिए 1922 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखो इनके लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ये पुस्तकें जो हैं, ये जो बुक्स हैं, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, लेकिन इनके लेखों पर आधारित है। पहली पुस्तक है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी पुस्तक है एटॉमिक थ्योरी और तीसरी है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। नेक्स्ट है कैमिलो गोल्जी। आपने गोल्जी उपकरण पढ़ा होगा। कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है जिसे हम गोल्जी उपकरण बोलते हैं। इस कोशिकांग की खोज कैमिलो गोल्जी ने ही की थी, इसीलिए हम इसे गोल्जी उपकरण बोलते हैं। तो ये इटली के रहने वाले थे, बायोलॉजिस्ट थे एंड पैथोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अकेली तंत्रिका और कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित का मतलब होता है स्टेंड करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 तनु घोल का उपयोग किया था। अभिरंगित यानी कि स्टेंड करना, जैसे यहाँ देखो ये बहुत सारे न्यूरॉन्स दिखलाए गए हैं जिसे स्टेंड किया गया है। स्टेंड का मतलब कुछ ऐसे मान लो आप, ये एक बॉक्स है। मैंने आपसे कहा कि इस बॉक्स के अंदर ना कुछ लाइनें लिखी हुई है। आपको नहीं दिख रही है वो लाइनें कि कौन सी लाइन है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें दिख रही है। अब आप पूछोगे कि भाई कैसे, हमें तो नहीं दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसे केमिकल्स अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा जिसके कारण वो लाइनें जो है वो दिखने लग जाएगी। उसी को बोलते हैं स्टेंड करना। मतलब हम कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे जिसके कारण जो स्ट्रक्चर है साफ हमें अच्छे से दिखने लग जाए, तो उसी को बोलते हैं अभिरंगित करना। तो सबसे पहले वो स्टेंड करने का जो काम है इन्होंने ही किया था, तो इसी को ब्लैक रिएक्शन कहा गया और इन्होंने इस्तेमाल किया था सिल्वर नाइट्रेट का। 1906 में तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1906 में ही जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। नेक्स्ट है कार्लोस लिनियस 1707 से लेकर के 1778। स्वीडन के निवासी थे, पेशे से डॉक्टर थे। इनके पुस्तक का नाम सिस्टमा नेचुरी है। इन्हें वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। 2 जगत वर्गीकरण इनके द्वारा दी गई थी। द्विनाम पद्धति नामकरण इनके द्वारा ही दिया गया है।
अब आ जाओ गैलीलियो गैलीली। इनका जन्म इटली के पीसा शहर में हुआ था, एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इनकी पुस्तक का नाम द लिटिल बैलेंस, इटालियन में ला वैलेंसिटा बोलते हैं। इस पुस्तक में इन्होंने अपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, जिसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, प्राप्त करने की आर्किमिडीज के विधि का वर्णन किया था। इनके निबंध श्रेणी का नाम है डिमॉट। दूरदर्शी और प्रथम लोलक घड़ी का आविष्कार इन्होंने किया। अब एक कोई लेखक है, उस लेखक का नाम आपको नहीं जानना है, लेकिन उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है स्टेरी मैसेंजर। ये जो किताब है ना, ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा नहीं लिखी गई है, किसी और लेखक ने, किसी और ऑथर ने इस किताब को लिखा हुआ है। तो स्टेडी मैसेंजर ये नाम है। तो गैलीलियो गैलीली के खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टेडी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा, बृहस्पति ग्रह के चारों ओर यानी कि परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया है। ऐसा इस किताब में लिखा गया है कि गैलीलियो गैलीली ने ये सारे काम किए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक, अब है ये पुस्तक डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखी गई है। लेटर्स ऑन द सन स्पॉट, ये भी गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखी गई है। मैं सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्य उद्घाटन किया। तो ये 2 किताबें हैं जो लिखी गई है गैलीलियो गैलीली के द्वारा। कुछ और बातें हैं इनके बारे में। अपने खुद के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों यानी कि टेलीस्कोप्स के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं, ना कि पृथ्वी के परितः। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत थे, जिसके कारण इनको कैथोलिक चर्च द्वारा घर में नजरबंद कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था लंबे समय तक। देखिए, एक दार्शनिक थे टॉलेमी। इनका कहना था कि जो पृथ्वी है ये सेंटर में है, जो पृथ्वी है वो सेंटर में है और सन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसी को हम लोग जियोसेंट्रिक अवधारणा बोलते हैं, जो कि टॉलेमी ने दिया था। कोपरनिकस ने इसका खंडन किया और इन्होंने ऐसा कहा, कोपरनिकस ने, कि ऐसा नहीं है, सन है सेंटर में और पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। इसे बोलते हैं हेलियोसेंट्रिज्म अवधारणा। यही हेलियोसेंट्रिज्म अवधारणा जो है, इस अवधारणा को सपोर्ट कर दिया गैलीलियो ने। कोपरनिकस ने ये जो अवधारणा दी हेलियोसेंट्रिज्म की, इसी को सपोर्ट किया गैलीलियो ने और कह दिया कि ये बातें बिल्कुल सही है। सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं बाकी सारे ग्रह, पृथ्वी के परितः नहीं। लेकिन उस समय लोगों का ये मानना था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, इसीलिए जो कैथोलिक चर्च था उसके द्वारा इसे घर में नजरबंद कर दिया गया। पृथ्वी पर क्षैतिज गति के लिए जड़त्व का नियम पहली बार इनके द्वारा दिया गया। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, जिन्होंने हेलियोसेंट्रिज्म अवधारणा दी थी। नेक्स्ट है आइजैक न्यूटन। इंग्लैंड के थे ये, भौतिक शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज इन्होंने की। इन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की, जिसे कैलकुलस कहा जाता है। आप में से जो भी होंगे जिन्होंने क्लास 12th मैथ्स से की है, आपने कैलकुलस पढ़ा होगा। तो ये जो है, ये मैथ्स के अंदर एक ब्रांच है कैलकुलस। इस ब्रांच की खोज इन्होंने ही की थी और ये आपके 2018 ग्रुप डी में, 2019 में आरआरबी जेई में ये सवाल पूछा जा चुका है। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की, जिसे कैलकुलस कहा जाता है। ग्रहों के गति से संबंधित जोहान्स केपलर ने 3 नियम दिए थे। केपलर के तीसरे नियम का उपयोग, जो इन्होंने 3 नियम दिए थे केपलर ग्रहों के गति से संबंधित, इसमें जो तीसरा वाला नियम था, इसी का उपयोग करके न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया था। उसके बाद है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। हम जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। वे सड़क पर यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है मैंने पा लिया। अब ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि यूरेका चिल्लाते हुए सड़क पर कौन से वैज्ञानिक भागे थे, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। साथ में इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, आई थिंक आरआरबी जेई में पूछा हुआ है। अब आ जाओ जेम्स प्रेस्कॉट जूल के बारे में। ये एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मागतिकी यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया, जो हम पढ़ते हैं ना, H = I² RT,
विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए इन्होंने नियम बनाया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया। जो एनर्जी कंजर्वेशन है इनको एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की, जो हम ये बोलते हैं ना मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसका वैल्यू होता है 4.18 जूल पर केल्विन। यही है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तो इस वैल्यू को सबसे पहली बार इन्होंने कैलकुलेट किया। कार्य के मात्रक का नाम जो हम जूल बोलते हैं वो इसी के सम्मान में है, इन्हीं के सम्मान में है। अब दो वैज्ञानिक हैं, रॉबिन वॉरेन एंड बैरी मार्शल, इनके बारे में देखते हैं। कई वर्षों से हम यही सोचते थे कि जो पेप्टिक व्रण है यानी कि पेप्टिक अल्सर जो अमाशय तथा ग्रहणी में, यह है अमाशय में देखो अल्सर यानी कि फोड़े फुंसी टाइप का हो जाना, तो यह अमाशय और यह है ड्यूडेनम को ही यहाँ पर ग्रहणी कहा गया है। तो अमाशय तथा ग्रहणी में एसिडिटी संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव करता है का कारण रहन सहन का ढंग है, मतलब रहने सहने के कारण ऐसा होता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि परेशानी भरे जीवन से अमाशय में एसिड का स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक व्रण हो जाता है। मतलब लोग मानते थे कि हमारे रहने सहने के कारण, जो हमारा तौर तरीका हुआ करता है रहने का, उसके कारण ये पेप्टिक अल्सर होता है। फिर आते हैं ये दोनों वैज्ञानिक जो ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने पता लगाया कि जो बैक्टीरिया होते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे हम शॉर्ट में एच पाइलोरी बोलते हैं, ये पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया करते हैं। मतलब रहन सहन के कारण नहीं होता है, ये बैक्टीरिया होते हैं एच पाइलोरी जो पेप्टिक अल्सर करते हैं। तो जो रॉबिन वॉरेन थे, इन्होंने इन छोटे छोटे वक्राकार बैक्टीरिया, याद रखिएगा कर्व्ड शेप्ड बैक्टीरिया है एच पाइलोरी, इस बैक्टीरिया को देखा रोगियों के आमाशय में। और जो ये बैरी मार्शल थे, इन्होंने इस बैक्टीरिया का संवर्धन किया था, यानी इसे आइसोलेट किया था, निकाला था। तो देखा था पहली बार वॉरेन ने, और इसको आइसोलेट किया था, संवर्धन किया था मार्शल ने। उसके बाद देखो अपने उपचार अध्याय में मार्शल तथा वॉरेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरियाओं को अमाशय में मार दिया जाए। जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है, इसके इलाज के लिए उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया को मारना होगा और इसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। मार्शल तथा वॉरेन को शारीरिक विज्ञान तथा औषधि के लिए सन 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में। परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सकीय तंत्र में कभी कभी जानबूझकर के चेचक से पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ देते हैं। चेचक से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ देते हैं। उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण से चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देंगे। 200 वर्ष पहले क्या हुआ, एक इंग्लिश चिकित्सक जिसका नाम एडवर्ड जेनर था ने पता लगाया कि ग्वाले यानी जो गाय पालते थे, जिन्हें गौ चेचक हुई है, उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। यानी जब पूरी दुनिया में फैली थी स्मॉल पॉक्स की बीमारी, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों को मिला दो तो जितने लोग मरे थे ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा स्मॉल पॉक्स जब पूरी दुनिया में फैली थी तो लोग मरे थे। तो जब ये महामारी फैली हुई थी उस समय इन्होंने ये चीज़ नोटिस किया कि जिस व्यक्ति को गौ चेचक हुई है, यानी जिस व्यक्ति को काउ पॉक्स की बीमारी हुई है, जो काउ पॉक्स है ये गायों में होती थी लेकिन इंसानों में भी ये बीमारी हो जाती थी, लेकिन ये बीमारी उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी कि स्मॉल पॉक्स थी। तो इन्होंने ये चीज़ नोटिस किया कि जिस ग्वाले को, जिस गाय पालने वाले को काउ पॉक्स की बीमारी है, उससे स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हो रही है। तो इन्होंने क्या किया कि जानबूझ करके लोगों को ये काउ पॉक्स बीमारी दिया, यानी काउ पॉक्स के वायरस को उनके बॉडी में डाल दिया। फिर इन्होंने ये भी देखा कि ऐसा करने से स्मॉल पॉक्स की बीमारी उस व्यक्ति को नहीं हो रहा है जिसके अंदर काउ पॉक्स की वायरस है। जो काउ पॉक्स, यहाँ देखो बैक्टीरिया लिखा हुआ है, बैक्टीरिया नहीं होगा वायरस। जो स्मॉल पॉक्स के वायरस हैं और काउ पॉक्स के वायरस हैं, ये क्लोजली रिलेटेड है, बोल दो रिश्तेदार हैं। इसीलिए इन्होंने काउ पॉक्स के वायरस को इंजेक्ट किया था। तो इनके द्वारा ये जो रिस्क लिया गया था कि हम भाई काउ पॉक्स के वायरस को जानबूझ करके डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, ये एक नई खोज कर दी और वो है वैक्सीन की खोज। तो दुनिया की जो पहली वैक्सीन है ये एडवर्ड जेनर ने दिया था। स्मॉल पॉक्स की वो वैक्सीन थी। नाम कैसे पड़ा वैक्सीन, देखो काउ पॉक्स को लैटिन में कहा जाता है वैक्सीनिया और यहीं से वैक्सीन नाम पड़ा है। अगला है हेनरिक हर्ट्ज, ये थे जर्मनी से।
मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो मैक्सवेल ने दिया था। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविजन के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। अब यहाँ देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज इन्होंने की, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो ज़्यादा चांस है वहाँ नाम अल्बर्ट आइंस्टीन आपको दिखेगा। लेकिन अगर आपको हर्ट्ज दिख जाए तो आप हर्ट्ज को टिक मारिएगा। यहाँ देख सकते हो ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बाद में उसको और अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो एग्जाम में जब भी ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है ये वाला कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ही वहाँ पे नाम दिखता है, हर्ट्ज नहीं दिखता है। लेकिन आपके एग्जाम में 2022 में जो आने वाला है ग्रुप डी का, उसमें अगर हर्ट्ज दिख जाए तो आप हर्ट्ज को पहले टिक मारिएगा। जो आवृत्ति है, इसका जो एसआई मात्रक है हर्ट्ज, ये इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। जो हर्ट्ज एसआई मात्रक है फ्रीक्वेंसी के लिए, इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। अब आखिरी में देख लो कुछ और वैज्ञानिक के नाम। ये क्लास 9th के अंदर जो पहला चैप्टर है, सेल कोशिका वाला जो चैप्टर है, उसमें ये बॉक्स बना हुआ है। इसमें कई सारे वैज्ञानिक के नाम हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ये डेट भी याद रखिएगा। तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेन हॉक ने 1674 में। ये जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ये मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेन हॉक ने 1674 में। कोशिका में केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज की डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य नाम दिया पुरकिंजे ने 1839 में। कोशिका सिद्धांत दिए स्लीडन एंड स्वान ने 1838-39 में। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यानी सभी कोशिकाएं पहले से जो कोशिका होती है उसी से बनती है। ये स्टेटमेंट है व्रिचो का, जो दिया गया था 1855 में। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप याद रखें, ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।